Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the last session we had a discussion on internal factors affecting recruitment. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में कि जो रिक्रूटमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस रिक्रूटमेंट. दैट इज इंटरनल फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन होते हैं, वेयर एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स वी हैव. द फर्स्ट फैक्टर वी हैव इज कॉल्ड सप्लाई एंड डिमांड. ठीक है, द सेकंड फैक्टर इज कॉल्ड एज labor market. The third factor is called as unemployment rate. The fourth factor is called as competitors approach. And the fifth factor is called as political, social and legal environment. तो ये आपके 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको काफी ज्यादा आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. अब एक करके हम डिस्कस करते हैं. लेट्स बिगिन विद द सप्लाई एंड डिमांड. अब अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर बोथ विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. ऑब्वियस सी बात है, जब आप रिक्रूटमेंट को करने जाओगे तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे कि हाउ मेनी पीपल यू हैव ऑलरेडी एंड हाउ मेनी पीपल यू रिक्वायर. तो आपके पास कितने लोग हैं और आपको कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, प्लस मार्केट में किस तरह का डिमांड नजर आ रहा है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोफाइल्स के लिए आपके पास सप्लाई बहुत ज्यादा होती है लेकिन डिमांड बहुत कम होती है. ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे प्रोफाइल्स होती हैं जहां पे सप्लाई बहुत कम है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है. तो इसके हिसाब से आपको पूरा रिक्रूटमेंट देखना पड़ता है कि हम जिस प्रोफाइल के लिए जॉब के लिए पूलिंग करने जा रहे हैं वहां पर सप्लाई एंड डिमांड किस तरह का है. इफ द कंपनी हैज अ डिमांड फॉर मोर प्रोफेशनल्स and there is a limited supply in the market for professionals demanded by the company, then the company will have to depend upon internal sources by providing them special training and development program. जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर जिन लोगों की हम तलाश कर रहे हैं, जिन लोगों को हम चाहते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, बट वैसे लोग हमें मिल नहीं रहे, तो आप क्या करोगे? फाइनली जो आपके इंटरनल लोग हैं, द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, हम उन लोगों को ट्रेन करेंगे, उन लोगों को डेवलप करेंगे सो दैट दे आर प्रोफिशिएंट इनफ टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अदरवाइज इफ द सप्लाई इज हाई देन देयर इज नो इशू एंड अ कंपनी कैन गेट द हाई लेवल ऑफ टैलेंटेड पूल ऑफ कैंडिडेट्स. ऑब्वियसली अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, इफ यू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग टुडे, टॉक अबाउट मैनेजमेंट पीपल, देयर आर लॉट ऑफ सप्लाई, बहुत ज्यादा सप्लाई है, हर साल बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होते हैं, तो वहां पर सप्लाई इतना ज्यादा है कि आपको बहुत अच्छा पूल मिल सकता है, बहुत टैलेंटेड पूल मिल सकता है. तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि सप्लाई एंड डिमांड किस तरह का है. द सेकंड फैक्टर इज कॉल्ड एज लेबर मार्केट. अब लेबर मार्केट में क्या होता है दैट एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस इन द कम्युनिटी वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड विल इन्फ्लुएंस द रिक्रूटमेंट इफेक्ट्स. ऑब्वियसली लेबर मार्केट होता क्या है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आईटी, अगर हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं तो आईटी सेक्टर में काम करने वाले जितने भी इंप्लॉइज हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ द सेम लेबर मार्केट. तो हम जब भी किसी लेबर मार्केट की बात करते हैं तो एवरी लेबर मार्केट हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स. इसके अपने रूल्स होते हैं, इनका अपना एक नॉर्म होता है जिसको हर इंडस्ट्री के हर कंपनी जो है उसको फॉलो करती है. तो ऑब्वियसली लेबर मार्केट भी आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बहुत इन्फ्लुएंस करेगा. सप्लाई एंड डिमांड कीप्स ऑन वेरिंग इन डिफरेंट इंडस्ट्री. जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि लेबर मार्केट जो है वो एक पूरी इंडस्ट्री है आपस में, तो उस इंडस्ट्री में हमेशा सप्लाई एंड डिमांड आगे पीछे होता रहता है. किसी बार कभी सप्लाई बढ़ जाता है, कभी डिमांड कम हो जाता है, किसी नए फील्ड के आ जाने की वजह से वहां पर सप्लाई कम मिलता है, डिमांड बहुत ज्यादा मिलती है. तो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ये वैरी करता रहता है कि लेबर मार्केट किस तरह की है. लेबर मार्केट बी क्राउड may be overcrowded or undercrowded based on the number of skilled professionals seeking in the employment. कहने का मतलब एक लेबर मार्केट में अगर कम कंपनीज हैं और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो ऑब्वियसली वहां पर आपको जो है जो बार्गेनिंग पावर होगी दैट विल कंप्लीटली लाई इन द हैंड ऑफ कंपनीज. ऑन द अदर साइड अगर ओवर क्राउडेड है तो क्या होगा कि सारी जो यही अगर अंडर क्राउडेड है तो क्या होगा कि सारे जो प्रोफेशनल्स होंगे उनके हाथ में काफी अच्छी बार्गेनिंग पावर होगी. तो लेबर मार्केट भी आपके रिक्रूटमेंट को काफी इन्फ्लुएंस करती है. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन एंड दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत इन्फ्लुएंस करेगा. क्यों करेगा? बिकॉज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी में जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होगी, वहां पे फॉरेन कंपनीज भी आके ऑपरेट करेगी, तो उससे वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा बहुत कम हो जाएगा. ऑन द अदर साइड अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, तो वहां पर बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी लोगों को जॉब से निकाल रही होगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका सीधा इंपैक्ट सप्लाई एंड डिमांड पे पड़ेगा. इफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई देन देयर इज मोर नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब्स एंड ऑर्गेनाइजेशन डू गेट बेस्ट एम्प्लॉइज ऑन द अफोर्डेबल कॉस्ट. अब एक सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ के चलेंगे कि अगर एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो क्या होगा? देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो होंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास जॉब ही नहीं है, तो
आपको जो ऑर्गेनाइजेशन को होगा उसको फायदा हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को सस्ते दामों पर कम सैलरी दे करके भी आपको लोग मिल जाएंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर साइड इफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होगी तो वहां पे क्या होगा कि आपको जो पूल्ड कैंडिडेट को ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने लोग अनएम्प्लॉयड ही नहीं है। इसी वजह से जो जितनी भी एमएनसी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल होती हैं, वो हमेशा डेवलपिंग इकोनॉमीज की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, एशियन कंट्रीज की तरफ लोग आना चाहते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको सस्ते दामों पे लोग मिल जाते हैं जो आराम से काम करने को तैयार हो जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ थिंग एंड दैट इज कॉम्पिटिटर्स। ऑब्वियसली आप कोई भी प्लान बना रहे हैं, कॉम्पिटिशन को देखना पड़ेगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस द कॉम्पिटिटर विल ऑल्सो इफेक्ट द रिक्रूटमेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक इंडस्ट्री का नॉर्म देखना पड़ता है, आपको ये भी देखना पड़ता है कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपका फाइनल डिसीजन निकल कर आएगा कि आपको रिक्रूटमेंट किस तरीके से करनी है। कई बार हम रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटर का मेथड को कॉपी भी कर लेते हैं। टू फेस द कॉम्पिटिशन मेनी अ टाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव टू चेंज द रिक्रूटमेंट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज फॉलोड बाय द कॉम्पिटिटर। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि हम हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपने कॉस्ट कैसे कम किया है, वो किस तरह से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, कौन से सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, और उसमें कुछ बुराई नहीं है। उनसे इंस्पायर होकर आप उससे भी अच्छा मॉडल बना सकते हैं। Let's come down to the last one and that is called political, social and legal environment। किसी भी कंट्री में हम ऑपरेट करते हैं तो ये तीन ऐसी इन्वायरमेंट है जो आपको डेफिनेटली आपके हर पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी को भी डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगी। वेरियस गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हायरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट हायरिंग इम्पैक्टिव रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस। मतलब जिस भी तरह के रेगुलेशंस हैं, किसी भी गवर्नमेंट में अगर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कुछ बनाया हुआ है, कुछ लॉज बनाए हुए हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो सब कुछ को आपको फॉलो करना पड़ेगा बिफोर यू गेट इनटू रिक्रूटमेंट प्रोसेस। For example, Government of India has introduced the legislation for reservation in employment for SC, ST and physically handicapped people। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर आप देखो तो ये ऑलरेडी उन्होंने बनाया हुआ है दैट SC, ST और हैंडीकैप्ड लोगों को आपको जॉब देनी ही पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपको उन रूल्स को फॉलो करना है। आपके रिक्रूटमेंट में आपको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो लॉ आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्फोर्स कर रहा है। These restriction management freedom to select the individual who believes would have been the best performance। तो कई बार ऐसा भी होता है आपको बेस्ट परफॉर्मेंस जो है किसी और कैटेगरी से मिल रहा है, लेकिन तब भी आपको उसको छोड़ करके आपको SC, ST और वाले कैटेगरी से आपको लोगों को चूज करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो रूल बनाया है। तो अगर हम किसी भी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें वहां के रूल्स को अवॉइड करना पड़ेगा, वहां के पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन आर बाउंड टू कंप्लाई टू दीज एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई चॉइस नहीं है, दे आर बाउंड टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि रिक्रूटमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं। दोनों टॉपिक को कवर कर लें सो दैट यू गेट गुड मार्क्स इनटू योर एग्जामिनेशन। और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें सो दैट नॉलेज कैन बी शेयर्ड। बाय बाय।